आइए इन बदलाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ बजट थिंकिंग में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नवनीत मुनोत साहब। नवनीत जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। बताएं सर, कैसा लगा बजट आपको, अच्छा बुरा या न्यूट्रल सा? कैपिटल मार्केट्स के एक्सपर्ट अनिल जी आपके साथ बैठे हैं, वो बताएंगे एसटीटी का जो इम्पैक्ट होगा या कुछ और जो मेजर्स आए कैपिटल मार्केट के। बट अगर मैं ओवरऑल बजट देखूं तो मैं कहूँगा कि संतुलित है, संवेदनशील है और साहस भरा है। संतुलित है क्योंकि बजट घाटे को बढ़ाए बगैर कोशिश करी गई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए, ओवरऑल टैक्स का बर्डन और नहीं बढ़ाया जाए। कैपिटल मार्केट्स पर इम्पैक्ट है, वो तो आपके जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो बताएंगे थोड़ा सा। संवेदनशील है बिकॉज कोशिश करी गई है कि समाज के हर वर्ग को, हर तबके को कहीं ना कहीं एक दिया जाए ताकि ओवरऑल रोजगार बढ़ सके, चाहे उद्यमी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छोटे और मझोले व्यापारी हो या बड़ी इंडस्ट्रीज हो, न्यू एज इंडस्ट्रीज हो, सबके लिए किया गया है। और मुझे साहस भरा मुझे लगता है कि इनकम टैक्स में काफ़ी सिंप्लीफिकेशन हो गया, जीएसटी में काफ़ी सिंप्लीफिकेशन हो गया। आज जो मैंने सुना है, फाइन प्रिंट अभी देखना बाकी है, मुझे लग रहा है कि कस्टम ड्यूटी के एरिया में हो सकता है भारत के ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, चाइना प्लस वन का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए मुझे लगता है कि शायद उसमें काफ़ी परिवर्तन हुए और उसका अच्छा प्रभाव होगा। और उसके अलावा विश्व का वातावरण बहुत अनिश्चित है, बट कोशिश करी गई है कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छे तरीके से ग्रो हो और हम आगे आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे हैं। बिल्कुल संतुलित, साहस भरा बजट आपके लिए और काफ़ी कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश की है। संवेदनशील भी, हाँ। तो ये बताएं कि क्या अल्टीमेटली जो उम्मीदें थी कि शायद एफआईज के टैक्सेशन को लेकर किसी तरह की रिलीफ मिले, जो एफआईज चाहती भी थी, बाजार भी चाहता था कि उसका मूड ठीक हो, क्या सिर्फ बायबैक पर टैक्स जो मार्जिनल लगता था अब आपके लिए कैपिटल गेंस के तौर पर लगेगा, ये काफ़ी है बाजार का मूड ठीक करने के लिए? वो एक अच्छा निर्णय है क्योंकि मुझे लगता है पिछले कुछ वर्षों में जब से कॉर्पोरेट टैक्स रेट में को कम किया गया, उसके बाद पिछले 5-6 सालों में फ्री कैश फ्लो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के पास काफ़ी बढ़ गया है। कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट में कैश काफ़ी बढ़ गया और उस कैश को बाहर निकालने के लिए या तो वो डिविडेंड दें या कैपिटल एक्सपेंडिचर करें और या वो बाईबैक करें। बाईबैक और डिविडेंड दोनों पर इस तरह का टैक्सेशन था और अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं तो कैश कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर लॉक हो गया था, उसको बाहर निकलवाना बहुत ज़रूरी था। तो एक तरफ कोशिश करी गई है कि जो भी सबसे पहला वाला जो पार्ट था बजट स्पीच का कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को और कई सेक्टर्स को क्लस्टर बेस्ड अप्रोच और मैनी अदर थिंग्स दैट देव अनाउंस्ड, उससे अगर कॉर्पोरेट सेक्टर थोड़ा निवेश करे और अगर निवेश नहीं कर रहे हैं तो बाईबैक के जरिए अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को और दूसरे शेयर होल्डर्स को अगर कैश रिटर्न हो जाता है और वो वापस सर्कुलेशन में इकोनॉमी के आ जाता है तो बाजार के लिए अच्छा है। लेकिन साथ ही एसटीटी और दोनों पर, एसटीटी दोनों पर बढ़ाया गया है, फ्यूचर्स पे भी और ऑप्शंस पे भी। बाजार को डर यह है कि शायद इससे लिक्विडिटी कम होगी, इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ेगी, थोड़ा सरकार चाहती है शायद कि लोग फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेड कम करें। इसका कैसा असर देखते हैं आप? शायद वो जो सेबी के आंकड़े बताते हैं कि करीब 93% लोग नुकसान करते हैं और वो पैसा कुछ ही हेज फंड्स को, कुछ ही ट्रेडर्स को जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को ऐसा लगता है कि जो छोटे निवेशक गेमिंग में, क्रिप्टो में, एफ&ओ में ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको कहीं ना कहीं लंबे समय के लिए निवेश के लिए बढ़ावा दिया जाए। लेकिन शायद जो आपके अदर कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा होगा कि बाजार पर लिक्विडिटी पर उसका क्या असर होता है, उसे भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग की, कहीं ना कहीं एक संतुलन की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो भी कैपिटल मार्केट्स के एक्सपर्ट हैं वो सब सरकार को अपने सुझाव उस पर भेजेंगे और उसे वापस मुझे लगता है कि विहंगम दृष्टि से देखा जाएगा कि जहां एक और हम बढ़ावा दें लंबे समय के निवेश को, हम एक तरफ बढ़ावा दें कि लोग म्यूचुअल फंड के जरिए, एसआईपी के जरिए लंबे समय के लिए निवेश करें, बट कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बाजार में कम नहीं हो जाए, प्राइस डिस्कवरी में कोई चैलेंज नहीं हो जाए, उसका भी ध्यान रखा जाए। बिल्कुल। और इसी बीच कुछ और आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 के लिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8% की रखी गई है, 7.4% ग्रोथ का अनुमान था।
60 बेसिस पॉइंट आप इन्फ्लेशन का आंकड़ा मान लें। और इस बीच रक्षा पर जो खर्च जो लोग सोचते थे कि इस बार क्या हुआ, वित्त मंत्री जी ने कुछ बोला नहीं डिफेंस के बजट के बारे में। डिफेंस पर भी आपके लिए आंकड़ा सामने आ चुका है। अब डिफेंस में 5,68,000 करोड़ का एक डिफेंस बजट, 5,90,000 करोड़ का, माफ़ कीजिएगा, 5,90,000 करोड़ का ये बजट 2027 के लिए। 2026 में 5,68,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो ये डिफेंस बजट है इस वक्त आपके लिए। आइए कुछ और चीज़ों पर नवनीत जी मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। खास तौर से सरकार ने रिफॉर्म्स पर फोकस की बात की। कौन से बड़े रिफॉर्म्स आपको लगता है जो इस बजट में ऐलान किए गए हैं? तो सिर्फ बजट ही एक समय नहीं है जहां पर रिफॉर्म्स अनाउंस करे जाएं। जैसा वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष में, और पर्टिकुलरली जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी, जो स्वतंत्रता दिवस की स्पीच थी, उसके बाद इतने सारे रिफॉर्म्स और भी हो गए हैं सरकार के। तो पिछले साल चाहे पर्सनल इनकम टैक्स के क्षेत्र में हो, उसके बाद जीएसटी के क्षेत्र में हो, उसके बाद जो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड कई तरह के सिंप्लीफिकेशंस हुए हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को लेकर के जो हुए हैं, चाहे लेबर कोड में है, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की जो रेल है 11-12 साल से चल रही है और आगे भी निरंतर चलती रहेगी। तो वो मुझे लगता है कि एक विश्वास बनाता है, कि एक कन्विक्शन है कि चाहे विश्व में कितनी भी अनिश्चितता हो, विश्व में कितने भी संकट के बादल हो, हमने ट्रंप को भी झेलना है और टैरिफ्स को भी झेलना है और टर्बुलेंस को भी झेलना है। लेकिन भारत की जो शक्ति है, हमारी यहाँ जो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कंजम्पशन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो, एग्रीकल्चर हो, और हर एक क्षेत्र को बढ़ावा देकर अगर आर्थिक गति को, जैसा इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि पहले कहा जाता पोटेंशियल ग्रोथ रेट 6.5% है, वो 7% हो गई। और अगर इन्फ्लेशन वापस जब 3-4% आता है तो 11% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पर और कॉर्पोरेट्स के मुनाफे उससे थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं अगले कई वर्षों में। तो मुझे लगता है कि रिफॉर्म की रेल बराबर चालू है। और इस बार मैंने एक और देखा, अनिल जी आपने नोटिस किया होगा, टूरिज्म पर काफ़ी समय तक बोला गया कि भारत में इतनी संभावनाएं है उस क्षेत्र में, और क्या क्या किया जा सकता है अगले कई वर्षों में टू अट्रैक्ट ग्लोबल टूरिस्ट और डोमेस्टिक टूरिस्ट। और वो भी एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि रोजगार के लिए, देश की प्रगति के लिए एक बड़ा सेक्टर बन सकता है। बिल्कुल, टूरिज्म पर काफ़ी फोकस किया गया और साथ ही मेडिकल टूरिज्म की भी काफ़ी बात की गई है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो नवनीत जी आई, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। एक तो क्लाउड सर्विसेज के लिए और दूसरा एआई डेटा सेंटर्स वगैरह के लिए भी काफ़ी विदेशी निवेश और टैक्स हॉलीडेज़ की बात की गई है। कैसे देखते हैं आप इसे? अगर विश्व में देखेंगे अनिल जी, अगर सबसे बड़ा केपेक्स कहाँ हो रहा है, तो विश्व में डिफेंस पर बड़ा केपेक्स हो रहा है और एआई रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत बड़ा केपेक्स हो रहा है। अगर हम अमेरिका की ग्रोथ देखें तो 50% ग्रोथ खाली एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में आ रही है, और वो सब कंपनियां सैकड़ों बिलियन डॉलर निवेश कर रही है। भारत में बड़ी संभावनाएं हैं, और अगर यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर, और नाउ अभी जो टैक्स हॉलीडे की बात करी गई है उसके जरिए अगर हम वहाँ से निवेश भारत के अंदर, अगर हम उनको स्वागत करें और अगर उन्हें एक तरीका दें, कुछ ने तो ऑलरेडी अनाउंस किया है आंध्र प्रदेश वगैरह में, गूगल ने या बाकी कुछ कंपनियों ने, मुझे लगता है कि भारत में बहुत संभावना है। डेटा सेंटर के लिए जो ज़रूरत होती है चीज़ों की, वो है लैंड चाहिए, पावर चाहिए और पानी चाहिए, और डेफिनेटली जो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर, और उसके ऊपर जो हमने एक टैक्स रिलीफ का तड़का दिया है, उसके जरिए ये एक बहुत बड़ा एफडीआई का सोर्स बन सकता है आने वाले समय में। 12,20,000 करोड़ का टारगेट रखा है कैपेक्स के लिए। क्या ये कम है, ज़्यादा है, रीजनेबल है, और क्या वाकई में इतना पूरा खर्चा कर पाएगी सरकार? तो 5 साल पहले 3 लाख करोड़ था अनिल जी, वहाँ से हम 12 लाख करोड़ पर आ गए, तो बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। पिछले साल रिवाइज्ड एस्टिमेट में, अगर मैंने सही सुना तो करीब 11 लाख था, इस बार 12,20,000 है, तो करीब 10% की वापस बढ़ोतरी है। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट फ्री लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को केपेक्स करने के लिए, तो हम बहुत सारा समय लगाते हैं अनिल जी एनालाइज करने में सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, लेकिन अगर हम सब स्टेट गवर्नमेंट को जोड़ें तो उनका बजट तो और भी ज़्यादा होता है। तो हमें वो भी देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं उस पैसों के साथ। तो दोनों का मिलाकर के मुझे लगता है 12 लाख से का जो फिगर है, 12,20,000 करोड़ का केपेक्स के लिए अच्छा बजट है, क्योंकि सिर्फ केंद्रीय सरकार का ही केपेक्स इसमें आता है। राज्य सरकारें भी करती है और स्थानीय सरकार भी जो केपेक्स करती है। आज जो मेट्रो बन रही है अगर बॉम्बे में, तो वो तो केंद्रीय सरकार नहीं बना रही है, वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट का है। अब इन्हें अर्थव्यवस्था का रथ चलाने के लिए 4 पहिए हैं, केंद्रीय सरकार है,
दूसरा राज्य और जो स्थानीय सरकारें हैं, तीसरा निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, और चौथा आम जनता है। मुझे लगता है सबके प्रयासों की जरूरत है। हम सब बैठकर सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं कि वित्त मंत्री ने क्या किया, केंद्रीय सरकार क्या कर रही है, लेकिन सभी का योगदान इसमें रहना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक है, बाजार कुछ कारणों से खुश नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्र को, प्राइवेट सेक्टर को, जिनके पास अभी कैश है, जिनके पास बैलेंस शीट अच्छी कंडीशन में है, और अगर सरकार पूरी कोशिश कर रही है रिफॉर्म्स की, तो उन्हें भी वो साहस दिखाना चाहिए और निवेश करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। नवनीत जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि बाजार का मूड तो पहले से थोड़ा ढीला है, एफआईज का कुछ ज़्यादा ही खराब है। इस बजट के बाद क्या उनका मूड बदलेगा? क्या बेचना बंद करेंगे, खरीदना शुरू करेंगे, कुछ परिवर्तन आएगा, या फिर वही कल से हमें वही कंपनी की अर्निंग्स और आगे बाकी सब चीज़ें देखनी है? इवेंट तो अभी हो गया, बट मुझे लगता है कि जो विश्व का माहौल है, इंक्रीमेंटल डेटा, अर्निंग्स, फ्लो, सेंटिमेंट, वो सब पर वो वापस ध्यान चला जाएगा। और विश्व के जो निवेशक हैं, पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने भारत में निवेश कम किया है, उसके बजाय उन्होंने एआई रिलेटेड, अगर चाहे अमेरिका हो, कोरिया, ताइवान, जापान, कुछ दूसरे, चाइना, वहाँ सब निवेश किया है। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर उस ट्रेड में अगर कहीं पर भी अगर कोई भी करेक्शन हुआ, तो भारत का रिलेटिव वैल्यूएशन बेटर हो गया है। इमर्जिंग मार्केट से हमारा जो प्रीमियम होता था वो अब लॉन्ग रन एवरेज के बराबर आ गया है। तो अगर बाजार थोड़ा भी वैल्यूएशंस करेक्ट होता है, मुझे लगता है कि इस वर्ष हम विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारत में रिटर्न होता हुआ देखेंगे। लेकिन मैं वापस सरकार से कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट्स के टैक्सेशन पर ध्यान दीजिएगा। बाईबैक के लिए आपने सही निर्णय लिया है, लेकिन अगर कुछ और देखकर ये कोशिश करी जाए कि किस तरह से यहाँ की सेविंग्स भी और ग्लोबल सेविंग्स को भी अगर कैपिटल मार्केट्स में और अट्रैक्ट किया जा सके, तो अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में उसका बहुत योगदान रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण। नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से पूरे बजट पर अपनी राय हमारे सामने रखी। थैंक यू सो मच सर।